Today we are going to discuss another very important topic, that is oxygen hemoglobin dissociation curve. ये कर्व जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इससे जरूर पूछे जाते हैं, पार्टिकुलरली विद रेफरेंस टू बोर्स इफेक्ट। तो आइए समझेंगे बोर्स इफेक्ट क्या है, ये कर्व क्या है, इसके मायने क्या हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस कर्व को अफेक्ट कर सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आइए समझते हैं इस चीज को। दोस्तों आपको अपनी स्क्रीन पर यहां पर एक कर्व नजर आ रहा है, इसी कर्व को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और वाई एक्सिस पर आपको परसेंटेज सैचुरेशन नजर आ रहा है हीमोग्लोबिन का, कि हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर चुका है। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग हम लोग इस कर्व को ड्रॉ करते हैं। इस कर्व को समझने के लिए कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस आपके दिमाग में एकदम क्लियर होने चाहिए, जैसे पार्शियल प्रेशर क्या चीज होती है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, इस तरह की कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो हम लोग समझते हैं। तो उसके लिए हम इस कर्व पर वापस लौटेंगे, बट पहले उन बेसिक चीजों को समझ लेते हैं। सबसे जो पहली चीज है बच्चों वो कि पार्शियल प्रेशर क्या चीज है। यदि कोई मिक्सचर है हमारे पास जिसमें कई सारी गैसेस हैं, तो उसमें हर गैस अपना एक इंडिविजुअल प्रेशर मेंटेन कर रही है ना। सारी की सारी गैसेस के सारे इंडिविजुअल प्रेशर्स मिलकर के मिक्सचर का टोटल प्रेशर बनाते हैं। इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे किसी सिलेंडर के अंदर तीन गैसेस प्रेजेंट हैं, ए, बी और सी। यहां पर ए, बी और सी के पार्शियल प्रेशर को हम निकालने की कोशिश करेंगे, किंतु पहले इनके अमाउंट को समझ लेते हैं, क्योंकि पार्शियल प्रेशर सीधा सीधा गैस के अमाउंट पे डिपेंड करता है। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रेशर किस चीज के द्वारा जनरेट होता है। प्रेशर जनरेट होता है बच्चों मॉलिक्यूल्स के दीवार के टकराने से। तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा, तो जितना ज्यादा अमाउंट होगा गैस का मिक्सचर के अंदर उतना ही ज्यादा उसका पार्शियल प्रेशर होगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। सपोज करिए कि ए जो है वो है 25% बाय अमाउंट, बी जो है ये 40% है बाय अमाउंट, और बचा हुआ 35% है बच्चों सी। ये इन तीन गैसेस का अमाउंट है इस मिक्सचर के अंदर। तो ये तीनों का मिलाकर के एक टोटल प्रेशर जनरेट हो रहा होगा। टोटल प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी। अब इस पी के अंदर आप बताइए कि ए का भी तो कोई कंट्रीब्यूशन होगा, तभी तो टोटल प्रेशर जनरेट होगा। कुछ कंट्रीब्यूशन ए का होगा, कुछ कंट्रीब्यूशन बी का होगा और कुछ कंट्रीब्यूशन सी का होगा। तीनों का मिलाकर के टोटल प्रेशर बनता है। तो ए का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज रेफर टू एज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। इसी तरह से बी का जो कंट्रीब्यूशन है इस टोटल प्रेशर के अंदर उसको बोलते हैं हम पी बी, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी। एंड बिल्कुल इसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी। यदि हम तीनों को ऐड कर दें तो इट बिकम्स द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। इस मिक्सचर का टोटल प्रेशर आपको मिल जाएगा। अब बात यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना होगा, टोटल प्रेशर का ये कितना होगा। तो ये सीधा सीधा मैंने आपको बताया कि इनके अमाउंट पे डिपेंड करता है, तो बिल्कुल अमाउंट से इनको कोरिलेट कर सकते हैं। यानी कि यदि अमाउंट ए का 25% है तो पार्शियल प्रेशर भी यानी कि पी ए जो है वो टोटल प्रेशर का 25% होगा। तो यदि आपको टोटल प्रेशर पता है कैपिटल पी, तो आप आसानी से पी ए को कैलकुलेट कर सकते हो। पी ए कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर का 25%। तो आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। बिल्कुल इसी तरह से आप बी को भी कैलकुलेट कर सकते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इस पर्टिकुलर केस में कितना हो जाएगा, सिंस इट्स अमाउंट इज 40%, तो इट विल बी 40% ऑफ द टोटल प्रेशर। और इसी तरह से पीसी को भी अपन निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना है 35%, तो 35% आप यहां से लेकर के इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो यू विल गेट पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी। सो पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द गैस। ज्यादा अमाउंट होगा ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा, कम अमाउंट होगा कम पार्शियल प्रेशर होगा। एक तो ये एस्पेक्ट आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, और इसी के साथ एक दूसरा एस्पेक्ट भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, वो है बच्चों डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट।
बहुत ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा डिफ्यूजन के बारे में, क्योंकि डिफ्यूजन पर ऑलरेडी मेरा एक बहुत अच्छा वीडियो है, उसको आप लोग देख सकते हो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। तो डिफ्यूजन में एक्चुअली होता क्या है, हमेशा याद रखिए कोई भी चीज हमेशा अपनी हायर वैल्यू से हमेशा अपनी लोअर वैल्यू की तरफ जाएगी। अब ये वैल्यू बच्चों प्रेशर की भी हो सकती है, ये वैल्यू अमाउंट की भी हो सकती है, ये वैल्यू चार्ज की भी हो सकती है, ये वैल्यू किसी भी चीज की हो सकती है। किंतु नेचर का एक रूल है, यदि डिफरेंस होगा तो मूवमेंट होगा, नो डिफरेंस नो मूवमेंट। इसी डिफरेंस को टेक्निकली हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट। तो कोई भी चीज यदि पैसिवली मूव कर रही है, बिना एनर्जी के मूव कर रही है, तो हमेशा वो किसी ना किसी ग्रेडियंट के अलोंग मूव करेगी। यदि ग्रेडियंट नहीं है तो मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस चीज को हमें यहां पर याद रखना है। यदि आपको किसी गैस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेजना है तो आपको प्रेशर का ग्रेडियंट मेंटेन करना ही करना पड़ेगा। और गैस हमेशा टोटल प्रेशर के हिसाब से मूव नहीं करेगी, गैस अपने इंडिविजुअल प्रेशर के हिसाब से मूव करेगी, यानी कि अपने पार्शियल प्रेशर के हिसाब से मूव करेगी। यदि आपको ऑक्सीजन को ए प्लेस से बी प्लेस पर ले जाना है तो आपको यहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा रखना पड़ेगा और यहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आपको कम करना पड़ेगा। तो गैस अपने आप जाएगी, ऑक्सीजन अपने आप भागती हुई जाएगी, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो ये डिफरेंस आपको मेंटेन करना है। हमारी बॉडी के अंदर ये डिफरेंस कैसे मेंटेन होता है, इस चीज को समझना है। आप लोगों को इकोनॉमिक्स का थोड़ा बहुत आइडिया होगा, वहां पर एक डिमांड एंड सप्लाई रूल होता है। एक कंज्यूमर होता है, एक सप्लायर होता है। जैसे कि आप कंज्यूमर हो किसी आइटम के और ये कंपनी है जो सप्लाई करती है, तो ये बताइए वो जो सामान है वो कंपनी के पास ज्यादा होगा या आपके पास ज्यादा होगा? ऑब्वियस है कि कंपनी के पास ज्यादा होगा। कोई भी छोटा सा एग्जांपल आप ले लीजिए। तो सप्लायर तभी तो सामान को भेजेगा, ये सामान का जो फ्लो होगा इसीलिए होगा क्योंकि सप्लायर के पास ज्यादा है, आपके पास नहीं है। आप उसको कंज्यूम कर ले रहे हो, कंज्यूम करने के कारण आपके पास हमेशा उस चीज की कमी है, आपके पास हमेशा एक डिमांड बनी हुई है। आप डिमांड यहां से यहां भेजोगे, डिमांड की डायरेक्शन अपोजिट होगी और सप्लाई की डायरेक्शन इस तरह से होगी। हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का कंजम्पशन है वो कहां हो रहा है? टिश्यूज के अंदर, यानी कि हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर। ये लंग्स जो है ये सप्लायर है। अभी एटमॉस्फेयर के रिस्पॉन्स में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, ये मानते हुए कि ब्रीदिंग हो चुकी है, एयर जो है वो हमारे लंग्स में आ चुकी है और लंग की एल्वियोलाई के अंदर एयर प्रेजेंट है। वहां से ऑक्सीजन को आपको बॉडी की सेल्स तक पहुंचाना है। तो लंग्स जो है ये अब सप्लायर का काम करेंगे, ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम करेंगे, और ये हमारी बॉडी की सेल्स हैं। तो लंग्स के लेवल पे और टिश्यू के लेवल पे पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस आपको मेंटेन करना ही करना पड़ेगा। किस चीज के लिए? ऑक्सीजन के लिए। क्योंकि यहां ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होगा, सीधा सीधा आ रही है बाहर से, तो ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होगा। लंग की एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है बच्चों? 104 से लेकर के 105, 104 टू 105 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी, mmHg। सारी वैल्यूज हम लोग mmHg में ही मेजर करेंगे। तो 105 टू 105, 104 टू 105 mmHg ये पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का एट द लेवल ऑफ लंग एल्वियोलाई। किंतु यहां सेल्स के लेवल पे जो प्रेशर है ये कितना है? ये प्रेशर हो गया बहुत ज्यादा कम। ये कितना पहुंच गया बच्चों? करीब करीब 40 mmHg के आसपास। क्यों पहुंच गया? इसके कई सारे रीजंस हैं। क्योंकि जब आप यहां से ऑक्सीजन को भेजोगे, पहली चीज तो यहां डिमांड है, जहां डिमांड होती है वहां हमेशा कमी रहती है किसी भी चीज की, क्योंकि सेल्स लगातार ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रही है। दूसरी चीज, आप जगह जगह उसको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करोगे। आर्टरी को आप दोगे, आर्टरी आर्टेरियोल्स को देगी, आर्टेरियोल्स कैपिलरीज को देंगी, तो सारे में बढ़ जाएगा। पूरी बॉडी के अंदर वो जो ऑक्सीजन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो उसकी वजह से ये ऑक्सीजन का अमाउंट हर लेवल पे कम होता चला जाएगा और ऑक्सीजन भागती हुई चली जाएगी। किंतु ऑक्सीजन को आप ऐसे ही नहीं भेज सकते। उसका कारण क्या है? ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव गैस है। आप प्योर फॉर्म में ऐसे सीधा सीधा ब्लड में डाल करके नहीं भेज सकते। तो उसके लिए हीमोग्लोबिन आपके पास है, आपकी आरबीसीज के अंदर। आरबीसीज जो है दे आर सिंपली द पैकेट्स ऑफ हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी के अंदर जैसे सपोज करें कि आरबीसी है, यदि मैं कलर चेंज कर लूं तो ये बच्चों हमारी आरबीसीज है।
तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है बच्चों ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और क्या बना करके दे देगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसने बना करके दे दिया। क्वेश्चन ये है कि ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन क्यों रहा है, क्या कारण है, कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको बनने में मदद कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हाई पार्शियल प्रेशर लंग सरफेस पर है, यानी कि लंग एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज जहां मिलते हैं वहां पर प्रेशर आपको मालूम है कितना है, 104 से 105 तक। तो हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम यहां मेंटेन लिख सकते हैं हाई PO2। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर लो होना, है ना, पीएच का भी इसमें एक रोल है, और भी कई सारे फैक्टर हैं, टेम्परेचर वगैरह, जिनके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है दैट इज हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने में मदद करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब एक बात बताइए, ये तो बन गया, किंतु जब आप, ये कहां बना, यहां पर बना, इस पॉइंट पर ये बना, किंतु जब ऑक्सीजन टिश्यूज तक पहुंचेगी तो ये टूटना भी तो चाहिए। बताइए, इसका टूटना भी उतना ही जरूरी है जितना बनना जरूरी है। बिल्कुल ऐसे समझिए कि कंपनी ने सामान को ट्रक में लोड कर दिया और वो ट्रक रिटेलर के पास या आपके घर पर आ गया सामान को लेकर के, तो क्या उस ट्रक में से आपको सामान उतारना नहीं है? उतारोगे नहीं तो यूज कैसे करोगे? और सपोज करो कि ट्रक ड्राइवर या ट्रक का जो लेबर है वो मना कर दे उस समय कि भाई मैं सामान नहीं उतारूंगा, तो आपको कैसा महसूस होगा? दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि फिर आप उस सामान को यूज ही नहीं कर पाओगे। तो जितना जरूरी लोडिंग है उतनी ही जरूरी बच्चों अनलोडिंग भी है। तो यहां पर हम चाहेंगे कि हमारा जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये टूट जाए, यानी कि ये अलग अलग हो जाए। पूरा तो नहीं टूटेगा, एक उसका एक सर्टेन अमाउंट टूट जाएगा, और वो जो ऑक्सीजन फ्री होगी ट्रक में से उतरने के बाद या हीमोग्लोबिन से अलग होने के बाद, दैट विल बी गिवन टू द सेल्स। यदि आप ऑक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़ोगे ही नहीं तो फिर सेल्स को दोगे क्या? तो टूटेगी क्यों? क्वेश्चन यह है कि टूटेगी क्यों? क्योंकि वहां पर है बच्चों लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जो कि अभी मैंने बताया 40 mmHg के पास है। करीब 40 mmHg पर 75% हीमोग्लोबिन का मतलब केवल मेंटेन रहता है, रिमेनिंग जो ऊपर का टॉप 25 है वो टूट जाता है। यहां पर जब लंग की सरफेस पर आप होते हो तो मैक्सिमम मान करके चलें तो 97% सैचुरेशन HbO2 का आपको देखने को मिलता है। मतलब क्या हुआ कि आपके पास जितना टोटल हीमोग्लोबिन है उसका 97% ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर चुका है। किंतु जब आप 40 mmHg प्रेशर पे यानी कि सेल्स के लेवल पे पहुंचते हो, टिश्यू के लेवल पर पहुंचते हो, तो इसमें से करीब 22% डिसोसिएशन हो जाता है, यानी कि अब ब्लड के अंदर बचता क्या है, करीब 75% सैचुरेशन ही बचता है। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ 97 में से 75 को माइनस करें तो कितना परसेंट डिसोसिएशन हुआ? 22%। तो वो जो ऑक्सीजन अलग हुई 22% हीमोग्लोबिन से, दैट इज गिविंग टू द बॉडी सेल्स। ये कब है? जब हम नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में हैं। यदि हम विग्रस एक्सरसाइज कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, यदि हमारी सांस बहुत तेज चल रही है, हमें ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो इससे ज्यादा ये टूट जाएगा, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी तो प्रेशर और कम आ जाएगा, 40 से नीचे चला जाएगा 36, 35, तो डिसोसिएशन और हो जाएगा। तो सीधी सी बात एक हमारे समझ में ये आ रही है कि जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का उतना ज्यादा HbO2 का सैचुरेशन। जितना पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हम करते चले जाएंगे उतना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग होती चली जाएगी, यानी कि उसका डिसोसिएशन बढ़ता चला जाएगा। तो आई थिंक ये बात आपके समझ में बहुत अच्छे से बच्चों आ चुकी होगी। अब इस एसोसिएशन और डिसोसिएशन पर कार्बन डाइऑक्साइड का भी बहुत बड़ा इफेक्ट है। ये सारे इफेक्ट्स नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, यानी कि PCO2 का, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का, इस कर्व पर उल्टा इफेक्ट है, PO2 के ठीक उल्टा। यानी कि PCO2 ज्यादा होगा तो HbO2 कम बनेगा, डिसोसिएशन ज्यादा होगा। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। pH का भी रोल है, टेम्परेचर का भी रोल है, वो सारे रोल्स मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। किंतु सबसे पहले अभी जो हमने समझा है, इस लाइट में डिसोसिएशन कर्व को हम देख लेते हैं एक बार।
ये देखिए, ये एक सिग्मोइड कर्व टाइप का आपको नजर आ रहा है। यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को हम इंक्रीज कर रहे हैं। ये देखिए PO2, ये क्या है बच्चों, PO2, ये इंक्रीज हो रहा है। और इधर HbO2 का अमाउंट, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ HbO2, ब्लड के अंदर HbO2 कितना है। तो हम क्या देख रहे हैं कि PO2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HbO2। दोनों के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप आपको नजर आ रही है। जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे लाइन सीधी 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 बढ़ती जा रही है। किंतु एक स्टेज ऐसी आती है लगभग इस पॉइंट के आसपास, लगभग ये 75% का जो पॉइंट है, इसको आप गौर से देखिए। यहां के बाद जो कर्व है वो सीधा जाने की बजाय थोड़ा सा झुक जाता है और इट बिकम्स स्टेबल। स्टेबल का मतलब करीब करीब ये स्टेबल कहां पर हुआ है, यदि हम इस पॉइंट को देखें तो ये पॉइंट करीब करीब यहां आ रहा है बच्चों, इस पॉइंट पे 100 से बहुत थोड़ा सा कम, 2-3% कम। हम रफली इसको कह सकते हैं 97%। मतलब क्या हुआ कि आप फिर कितना भी PO2 बढ़ा लीजिए, इससे ज्यादा अब वैल्यू नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि सारी चीजें सैचुरेट हो चुकी हैं। अब इसके आगे कुछ होगा नहीं। आप PO2 कितना भी बढ़ा लीजिए, इससे आगे कुछ होना नहीं है। तो 97% मैक्सिमम सैचुरेशन हुआ, ठीक है। तो यह चीज अपने को याद रखनी है। और जब हम टिश्यू की सरफेस पे रहते हैं बच्चों, तो हमारा पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 40 mmHg एट द लेवल ऑफ टिश्यूज। लंग की सरफेस पर हम होते हैं तो हमारा पार्शियल प्रेशर होता है इतना, करीब 100। मैंने अभी आपको बताया था ना 104 के आसपास होता है। तो इतने पार्शियल प्रेशर पर कितना सैचुरेशन हमें मिल जाता है, अप टू 97% सैचुरेशन हमको मिल जाता है। जब हम टिश्यू की सरफेस पर होते हैं तो वहां पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का, 40 mmHg। तो आपको करीब करीब 75% सैचुरेशन यहां देखने को मिलता है। तो हमारी बॉडी केवल इस रेंज के अंदर बिहेव करती है। ये जो रेंज आपको नजर आ रही है, लगभग इस रेंज के अंदर हम रहते हैं। हमारा जो आर्टेरियल ब्लड है वो इस रेंज में रहता है, जो हमारा वीनस ब्लड है वो इस रेंज में रहता है। यानी कि जो लौटता हुआ खून है, जो गंदा खून है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो हमारी वेन्स के अंदर है, उसमें भी 75% सैचुरेशन होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, क्योंकि करीब करीब वहां पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 mmHg मेंटेन रहता है। वीनस ब्लड में भी, आर्टेरियल ब्लड में प्रेशर ज्यादा रहे तो ज्यादा सैचुरेशन देखने को मिलेगा, वेन्स में कम है तो कम देखने को मिलेगा। नॉर्मल से जब हटकर के परिस्थितियां हो जाती हैं, जैसे आपको हाइपोक्सिया हो गया, ऑक्सीजन की सप्लाई आपको प्रॉपर नहीं है, ऐसी कंडीशन में ये और ज्यादा टूटेगा, ठीक है, और ज्यादा इधर आ जाएगा, इधर ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि इतना सैचुरेशन आपको मिल ही नहीं रहा, आपके लंग्स इतना सपोर्ट नहीं कर रहे। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, एडिमा वगैरह हो जाता है लंग्स के अंदर, पानी भर जाता है, तो उससे ऑक्सीजन प्रॉपरली ब्लड में पहुंच ही नहीं पा रही है, हाइपोक्सिया की कंडीशन आ गई। तो जितना कम मिलेगा, यदि 90 का प्रेशर आपके लंग्स सपोर्ट कर पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि प्रेशर भी आपका कम हो जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन भी कम हो जाएगा। तो आई थिंक ये ग्राफ आपको बहुत अच्छे से रीड करना समझ में आ गया होगा। अब हम ये देखने जा रहे हैं बच्चों कि और डिफरेंट चीजों का इस ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये जो ग्राफ हमने खींचा है, ये हमने तब खींचा है जब बाकी की सारी चीजें कांस्टेंट है। एक खास PCO2 की वैल्यू ले ली, एक खास pH हमने ले ली, एक आइडियल टेम्परेचर हमने ले लिया, उस पर हमने ये ग्राफ को बनाया। किंतु क्या हम टेम्परेचर को कम ज्यादा करेंगे, pH को प्लस माइनस करेंगे या PCO2 के लेवल को चेंज करेंगे तो क्या इस ग्राफ पर कोई इफेक्ट आएगा, वो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए देखिए, तो हेडिंग है हमारी फैक्टर्स अफेक्टिंग HbO2 डिसोसिएशन कर्व। HbO2 के डिसोसिएशन कर्व को कौन कौन अफेक्ट कर सकता है, इस चीज को बच्चों को हमें यहां समझना है। तो पहली जो चीज है, फॉरमोस्ट जो चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है एसिडिटी यानी कि pH। pH के बारे में आप लोगों को पता है कि pH सीधा सीधा किस पे डिपेंड करती है बच्चों, फ्री H+ आयंस पे। यदि फ्री H+ आयन सिस्टम में ज्यादा है, फ्री H+ आयन का नंबर ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि pH उतना ही कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि pH आपको मालूम है 7 होती है न्यूट्रल, 7 से यदि हम कम जाएंगे 0 की तरफ तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स एसिडिटी, और 7 से ऊपर जाएंगे तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स एल्कलाइनिटी, है ना। तो H+ आयन का नंबर यहां पर बढ़ता चला जाएगा
और यहां पर H+ आयन का नंबर जो है बच्चों वो कम होता चला जाएगा। तो ये एक pH स्केल है जो आप लोगों को सबको आता है, इसमें ज्यादा मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो इसको जरा पढ़ने की कोशिश करिए कि pH किस तरीके से अफेक्ट करती है HbO2 के डिसोसिएशन कर्व को। जैसे जैसे एसिडिटी बढ़ती है द एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन कम होती है, यानी कि नेगेटिव इफेक्ट है। एसिडिटी इंक्रीज का मतलब pH का डिक्रीज होना। तो आप दो तरीके से इसको लिख सकते हो, H+ आयंस जो है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू HbO2 नंबर 1। pH के सेंस में आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HbO2। कारण उसका क्या है कि pH इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H+ आयन कंसंट्रेशन, यानी कि pH कम होगी, एसिडिटी बढ़ेगी, HbO2 नीचे आ जाएगा, HbO2 कम होता चला जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू HbO2। कैसे भी आप इसको लिख सकते हो, सबका मतलब एक ही है। यदि मीडियम ज्यादा एसिडिक होता जा रहा है तो HbO2 की परसेंटेज कम होती चली जाएगी। उसका एक रीजन है। उसका रीजन क्या है कि ये जो H+ आयंस हैं ये बच्चों HbO2 को किक करते हैं, इसको इंपैक्ट करते हैं और इसमें से ऑक्सीजन को निकाल देते हैं और खुद जाकर के Hb से जुड़ जाते हैं और एक टेम्परेरी कंपाउंड बना देते हैं जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिनिक एसिड। जब ये H हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा तो ये जो कंपाउंड बनेगा इट्स प्योरली अ टेम्परेरी कंपाउंड विच इज कॉल्ड हीमोग्लोबिनिक एसिड। तो ये जो H आयंस हैं ये ऑक्सीजन को अनलोड कराने में मदद करते हैं, HbO2 से अलग कराने में मदद करते हैं। तो इस अनलोडिंग की हमें जरूरत होती है टिश्यू सरफेस पे, जैसे मैंने आपको बताया ना भी, टिश्यू सरफेस पे हमें इसको अलग कराना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो फिर ऑक्सीजन सेल्स को अवेलेबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इंक्रीजिंग एसिडिटी एनहांसेस द अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। तो आई थिंक ये सारी चीज आपको क्लियर है। अब देखिए pH का और CO2 का पुराना रिश्ता है, हम सब लोगों को मालूम है। कारण उसका यह है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों, ये तुरंत पानी से रिएक्ट करती है और क्या बना देती है, H2CO3, जिसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। तो CO2 एसिडिटी को इंक्रीज करती है। आप सबको मालूम है एसिडिक ऑक्साइड है तो पानी से रिएक्ट करेगी तो एसिड बनाएगी और एसिड टूट करके आपको H+ आयन देगा। ये एसिड टूट करके आपको H+ आयन और साथ में देगा बाइकार्बोनेट आयंस। तो ये जो H+ आयंस है जब ये इंक्रीज होंगे तो सेम इफेक्ट देंगे ऊपर वाला। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब क्या हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट यदि बढ़ती है तो वो भी एक नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी HbO2 के ऊपर। तो हम सीधा सा एक इक्वेशन बना सकते हैं कि PCO2 इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू HbO2 परसेंटेज। समझ में आई ये वाली बात? तो इसका मतलब क्या हुआ, आप बताओ PCO2 आपको कहां ज्यादा मिलेगा? CO2 का सप्लाई एंड कौन सा है हमारी बॉडी के अंदर? CO2 आती कहां से, CO2 जनरेट कहां से हो रही है? सेल्स में हो रही है ना, और लंग्स तक उसको जाना है। तो डायरेक्शन आप देखिए, टिश्यू टू लंग्स, तो सप्लाई एंड क्या होना चाहिए यहां पर? सेल्स, क्योंकि जनरेट तो सेल्स कर रही है ना कार्बन डाइऑक्साइड को, और जाना कहां है? लंग्स में। तो लंग्स कंज्यूमर बन जाएगा, हालांकि कंज्यूम नहीं कह सकते क्योंकि लंग्स भी उसको एटमॉस्फेयर में भेज देता है। बात समझ में आ रही है? तो डायरेक्शन बिल्कुल ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की उल्टी है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको PCO2 का लेवल हाई किस जगह पर मिलेगा? टिश्यू के लेवल पे। और टिश्यू के लेवल पे आप PCO2 यदि ज्यादा होगा तो HbO2 ज्यादा टूटेगा, ज्यादा टूटेगा तो ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज होगी और ज्यादा सेल्स को फिर वो मिल जाएगी। तो जितनी ज्यादा CO2 सेल से आएगी उतनी ज्यादा ऑक्सीजन सेल्स को जाएगी। इसी इफेक्ट को कहते हैं बच्चों बोर्स इफेक्ट। तो बोर्स इफेक्ट है क्या चीज? बोर्स इफेक्ट ये बता रहा है कि यदि PCO2 ज्यादा होता है या फिर H+ आयंस का नंबर ज्यादा होता है, ये दोनों HbO2 को तोड़ने में मदद करते हैं और ऑक्सीजन को सेल्स को अवेलेबल कराने में मदद करते हैं। दे हेल्प इन प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज बोर्स इफेक्ट। डिसोसिएशन कर्व को भी हम लोग इसी के सेंस में समझने की अभी कोशिश करेंगे।
अब एक तीसरी चीज है बच्चों टेम्परेचर, कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है टेम्परेचर, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, आप सबको मालूम है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। किंतु आप ये सोचो जो बॉडी की सेल्स हैं जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स हैं, जैसे मसल्स हैं फॉर एग्जांपल, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, तो यहां पर जब HbO2 पहुंचेगा तो ऑब्वियस है मेटाबॉलिकली एक्टिव होने की वजह से थोड़ी सी हीट ज्यादा होती है, यहां पे इन सेल्स के पास थोड़ी गर्मी ज्यादा होती है क्योंकि मेटाबॉलिकली एक्टिव है। तो यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होने से भी HbO2 टूट जाता है, ठीक है। तो यह भी नोट कर लीजिए कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो यह भी इनवर्सली अफेक्ट करेगा HbO2 को, यानी कि HbO2 को तोड़ने में मदद करेगा, ठीक है। इसी तरह से एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो है BPG। व्हाट इज BPG? ये एक सब्सटेंस है जो हमारी आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों 2,3 का मतलब हो गया बाई, है ना, सेकंड कार्बन पर और थर्ड कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, तो बाई फॉस्फोग्लिसरेट, ग्लिसरिक एसिड के सेकंड और थर्ड कार्बन पर एक एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कि 2 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसीलिए इस कंपाउंड को बोलते हैं BPG, बाईफॉस्फोग्लिसरेट या बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये क्या करता है, ये BPGA क्या करता है? दिस BPGA डिक्रीजेस द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन एंड दस हेल्प अनलोड O2। ये भी अनलोड कराने में मदद कर रहा है। तो आप लोगों को मालूम ये कहां पर ज्यादा बनेगा? आरबीसीज के अंदर। तो यदि आरबीसीज के अंदर BPG ज्यादा होगा, आरबीसीज के अंदर BPG ज्यादा बनेगा। BPG किस में बनता है बच्चों? एक प्रोसेस जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। आप लोगों को मालूम है कि आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, क्योंकि आरबीसी में कुछ होता नहीं है। तो क्या आरबीसी के अंदर कोई एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होता? नहीं होगा। किसके द्वारा होगा? ग्लाइकोलिसिस के द्वारा। आरबीसी कैन जनरेट इट्स एटीपी, जितनी इसको जरूरत है वो ग्लाइकोलिसिस से पैदा कर सकती है। तो इसके अंदर जब ग्लाइकोलिसिस होगी तो उसमें यह कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है BPGA। तो लिखा भी हुआ है BPG इज फॉर्म्ड इन आरबीसीज व्हेन दे ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। तो यदि ज्यादा लेवल होगा BPG का तो ज्यादा HbO2 टूटेगा और वो अनलोड हो जाएगी। तो ये जो हार्मोन्स है ना हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर देते हैं, जैसे कि थायरोक्सिन जैसे ग्रोथ हार्मोन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को इंक्रीज करता है। मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन, एपिनेफ्रिन इमरजेंसी वाली कंडीशन में एकदम से हीट प्रोड्यूस कराने में मदद करता है। ये सारे के सारे आरबीसीज के अंदर एकदम से BPG का लेवल इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से एकदम से ऑक्सीजन टूटती है और सेल्स को अवेलेबल हो जाती है। तो ये BPG भी आप लोग याद रखेंगे, टेम्परेचर भी आपको पता लग गया, और आप लोगों को एसिडिटी का भी आइडिया है ही पूरा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये चारों के चारों फैक्टर्स HbO2 को तोड़ने में मदद कर रहे हैं, अनलोडिंग में मदद कर रहे हैं। किंतु फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? वो है PO2। चलिए अब राइट और लेफ्ट शिफ्टिंग का मतलब समझ लेते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब CO2 का लेवल बढ़ जाता है तो जो कर्व है, डिसोसिएशन कर्व है, वो राइट साइड में शिफ्ट कर जाता है। ये बात बहुत बच्चों की समझ में नहीं आती, इसको भी मैं समझा देता हूं। इसी को बोर्स इफेक्ट कहते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो भी हम लोग समझ लेते हैं। ये देखिए, ये कर्व आप या तो pH के लिए भी ले सकते हो और सेम कर्व आप कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी ले सकते हो। दोनों का बिल्कुल सेम ग्राफ आपका बनेगा। मैं यहां पर pH के हिसाब से बता दे रहा हूं आपको, और अगले फिगर में आप लोग CO2 के हिसाब से देख सकते हैं। दोनों का बिल्कुल एक ही मतलब है। तो यहां पर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट शो कर रहे हैं, PCO2, दिस इज PCO2। देखिए, कोई भी दो ग्राफ जब x एक्सिस और y एक्सिस पर खींचे जाते हैं, बनाए जाते हैं, ड्रॉ किए जाते हैं, तो ये मान करके किए जाते हैं कि बाकी के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं। ओरिजिनल ग्राफ जो है वो ये है, ब्लैक कलर वाला। इस ब्लैक कलर के ग्राफ पर आप फोकस करिए, ये हमारा वही ओरिजिनल ग्राफ है जो मैंने आपको शुरू में शो किया था। और ये जो रेड कलर का ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ये हमने दोबारा ड्रॉ किया है। कब ड्रॉ किया है? जब हमने PCO2 का लेवल इंक्रीज कर दिया। ये कब है? जब PCO2 का लेवल नॉर्मल है। ये कब है? जब PCO2 का लेवल नॉर्मल है। ये ग्राफ कब खींचा है? जब PCO2 का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज कर दिया। और ये ब्लू कलर वाला हमने कब खींचा है? जब हमने PCO2 का लेवल डिक्रीज कर दिया।
यानी कि वेरिएशन तो हम दो ही पैरामीटर के बीच में देख रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, PO2 वर्सेस HbO2 के बीच में ही देख रहे हैं। ग्राफ हमारा वही है जो ओरिजिनल देखा था, किंतु 3 ग्राफ अलग अलग PCO2 के लेवल पे खींचे गए हैं। एक PCO2 जब नॉर्मल है, एक PCO2 जब बढ़ा दी गई है, एक PCO2 जब कम कर दी गई है। अब इसको दो तरह से समझ लीजिए आप एक लेवल पकड़ लीजिए, सपोज करिए कि हमने 30 का लेवल पकड़ लिया, ठीक है। अब इस लेवल पर आप लोग चेक करिए कि 30 PO2 पर आपको कितना सैचुरेशन मिल रहा है। ये ब्लैक वाले को देखिए, क्योंकि ये ओरिजिनल हमारा है। ब्लैक वाली लाइन को देखिए, 30 वाले पर आपको कितना मिल रहा है, ये इतना मिल रहा है। यदि हम इस लाइन को खींच लें तो लगभग आपको 50 के आसपास हम मान लेते हैं, 50 से थोड़ा सा कम है, तो 50% HbO2 का सैचुरेशन आपको देखने को मिल रहा है। किंतु यदि हमने PCO2 बढ़ा दी तो ये ग्राफ जब हमने दोबारा दोबारा ड्रॉ किया, तो आप लोग देख रहे हो सेम अमाउंट ऑफ PO2 पर अब आप देख रहे हैं कि कितनी आपको दिखाई दे रही है बच्चों, कितना परसेंट सैचुरेशन है, लेस देन 40। सपोज इसको 38 मान लेते हैं। अब यहां 38% मिल रहा है और यहां पर 50% मिल रहा था, सेम अमाउंट पर, सेम अमाउंट ऑफ PO2 पर। किंतु यदि हमने ब्लड के अंदर PCO2 को कम कर दिया तो आपको ब्लू वाली लाइन मिलेगी। तो आप देखिए 30 PO2 पर ही अब आपको कितना सैचुरेशन मिल रहा है बच्चों, इट इज ऑलमोस्ट वी कैन से इट इज 65%। इट इज ऑलमोस्ट बिटवीन 70 एंड 60, तो रफली हम इसको 65 मान सकते हैं। तो ये बात समझ में आ रही है, सारे बच्चों को एकदम से अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यानी कि यदि हम एक ही लेवल मेंटेन करें, 60 का लेवल चलिए मेंटेन कर लेते हैं, 60 का लेवल मेंटेन कर लेते हैं, तो आप ये देखिए ये हम बीच में है, ओरिजिनल है ये हमारी वैल्यू, ठीक है। तो रेड लाइन यहां से कहां शिफ्ट कर गई, राइट साइड में शिफ्ट कर गई। सेम HbO2 परसेंटेज के लिए कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, 40 ले लीजिए, 50 ले लीजिए, 70 ले लीजिए, 80 ले लीजिए, आप 80 को भी ले लीजिए। 80% सैचुरेशन पहले आपको कम PO2 पर मिल रहा था, अब आपको ज्यादा PO2 पर मिलेगा, यानी कि कर्व जो है वो राइट साइड में शिफ्ट कर गया। यदि PCO2 बढ़ा देते हैं और PCO2 कम कर देते हैं तो ये कर्व जो है लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर गया। तो बोर्स इफेक्ट आपको यही बताता है कि यदि PCO2 का लेवल बढ़ाएंगे तो कर्व विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट साइड, ठीक है। इसका लिटरल मीनिंग क्या हुआ, इसका इंपैक्ट क्या हुआ, इसका आउटकम क्या हुआ कि PCO2 और pH का मतलब H+ आयन, ये नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं HbO2 की परसेंटेज को। जब ये ज्यादा होंगे, H+ आयन ज्यादा होंगे या CO2 ज्यादा होगी, तो HbO2 का लेवल नीचे हो जाएगा। ये कोई खराब बात नहीं है, ऐसा जनरली टिश्यू लेवल पर होता है, क्योंकि टिश्यू लेवल पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़ना आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आई थिंक बच्चों आपको ये सारी की चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि वीडियो आपको समझ में आया हो, वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी एक हेल्प और भी करिए कि अपने कम से कम 5 फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में जरूर बताइए। इस वीडियो की लिंक उनको भेजिए और उनको बोलिए कि भाई इसको सब्सक्राइब करिए। देखिए हमारा जो मेन पर्पज है वो ये है कि एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा सर्वसुलभ बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाया जाए। हमारे देश में इतनी बड़ी आबादी है, इतने सारे बच्चे हैं जो अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती उनको, तो प्लीज इसको स्प्रेड करने की कोशिश करिए। इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपकी थोड़ी सी हेल्प उन बच्चों की हेल्प कर सकती है, मेरी हेल्प कर सकती है, जो मिशन है हमारा उसको मदद दे सकती है। तो चैनल कॉन्सेप्ट गुरुकुल अपने दिमाग में सारे टाइम रखिए। धीरे धीरे पूरी आपकी नीट की तैयारी हो, चाहे नेट की तैयारी हो, या कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें लाइफ साइंस इंपॉर्टेंट है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, ये मेरा आपसे वायदा है। तो मैं वीडियोस बनाता रहूंगा, आप मेरी मदद करते रहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए अपने सोशल, इंस्टा, जो भी आपके ग्रुप्स हैं उन पर प्लीज इसको डालिए, और जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ पाएं। रेगुलर वीडियोस नहीं बना पाता हूं, किंतु अब वीडियोस आपको रेगुलर मिलेंगे। इस चैनल को हमें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना है,
ठीक है बच्चों, बहुत जल्दी हम लोग 9th और 10th क्लास के लिए भी सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें 9th और 10th से ही बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ उनको साइंस पढ़ाई जाएगी और हायर एजुकेशन की तरफ भी, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ भी हम लोग अभी फोकस करेंगे। किंतु सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी में नीट है, तो नीट पर सबसे पहला फोकस रहेगा। तो आप लोग लगातार चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बताते रहिए अपने दोस्तों को, और अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी दोस्तों। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।